So good morning all. So class, we were on our chapter number 2 of history, writing and city life, and we are basically talking about the Mesopotamian civilization. So we have already studied कि क्यों ये इतनी बड़ी great civilization थी, हम इसको इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं. Then we understood कि writing जो यहाँ पे डेवलप हुई थी उसका मतलब कैसे डेवलपमेंट हुआ था, कैसी स्क्रिप्ट थी, कौन सी लैंग्वेजेस यूज होती थी, एंड ऑल दी सॉर्ट ऑफ थिंग्स. देन वी इवन टच द आइडिया ऑफ अर्बनाइजेशन, जिसमें हमने देखा था कि कैसे एरिया अर्बनाइज्ड हो रही थी, भाई स्पेशलाइजेशन हो गया था, सेल्फ सफिशिएंसी ओवर हो गई थी, लोग एक दूसरे के ऊपर अलग अलग चीजों के लिए डिपेंडेंट थे, राइटिंग आ ही गई थी, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन हो रही थी, ट्रेड की, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, कैसे बोट्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड किया जा रहा था, एंड ऑल दीज थिंग्स. And in our previous class we also did understand कि temples initially जो छोटे छोटे बनाते थे अब उनको बड़ा बनाने लग गए, वो important होने लग गए, even economic centers बनने लग गए. And then we understood कि कैसे अब हम देखेंगे एक किंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो आएगा, कैसे आएगा. इनिशियली इनकी बहुत कॉन्फ्लिक्ट अब होने लग गई थी फॉर बिकॉज ऑफ वाटर एंड लैंड, क्योंकि जो अपस्ट्रीम वाले लोग थे वो पानी जो है नीचे डाउनस्ट्रीम या तो पूरा आने नहीं देते थे या फिर वो गंदगी से भरा हुआ आता था, तो पानी पे कंट्रोल करना, और लैंड जो कि एक इम्पोर्टेंट सोर्स था फॉर प्रोडक्शन, उससे रिलेटेड वॉर्स होने लग गई, चीफ्स डेवलप होने लग गए. ये चीफ जो इनिशियली डेवलप हुए थे ये लोग क्या करते थे, ये लोग बस जितना चीजें जीतते थे वो अपने फॉलोअर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और जिनको पकड़ लिया था उनको अपने गार्ड्स और सर्वेंट्स के फॉर्म में रख लेते थे. पर ये चीफ कभी जीतते थे कभी हारते थे. फिर धीरे धीरे कुछ ऐसे लोग डेवलप हुए, ऐसी लीडरशिप आई जिसका मतलब वो लोग बहुत ज्यादातर विक्टोरियस होते थे, और इसके साथ साथ उन्होंने अब एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी कि हम कम्युनिटी का अच्छा करेंगे, सिर्फ अपने वही फॉलोअर्स या उन तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, वी विल टेक केयर ऑफ द होल कम्युनिटी, यानी एक लीडरशिप डेवलप हो रही है यहाँ. फिर धीरे धीरे ये लोग अपने पावर को दिखाने के लिए और पावर को और मतलब दिखाने के लिए कि वी रियली डू एक्सर्ट सो मच ऑफ पावर, टेम्पल को ब्यूटिफाई करने लग गए थे. दूर दूर से फाइन स्टोन्स, मेटल्स मंगवा के अपने टेम्पल्स को क्या करते थे, ये लोग ब्यूटिफाई करते थे, सो दैट पीपल एक्चुअली रिकग्नाइज देम एज वेरी वेरी यू कैन से पावरफुल लीडर्स, है ना. तो अपना उनका अथॉरिटेटिव स्टेटस दिखाने के लिए और अपना हाई स्टेटस दिखाने के लिए, दीज वर द थिंग्स दैट वर बीइंग डन बाय द रूलर्स. और अब हम देखेंगे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जिनकी हमने बात की थी एनमर्गर की, वही थे जिन्होंने इनिशियली ये ट्रेड और ब्यूटिफिकेशन ऑफ टेम्पल्स इन पे बहुत ज्यादा फोकस किया था, और ये इसीलिए किया था टू somehow show his high and his authoritative status. Okay, this is what we have already done. Now we move on to the next thing. अच्छा, इसी को अगर हम और थोड़ा सा और समझ ले तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, लोग जो है ना वो एक ही जगह पे आसपास पे सेटल होने लग गए. क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी लड़ाइयां होती थी, अटैक्स होते थे, टू कलेक्ट मोर बूटी, टू कलेक्ट मोर वेल्थ, है ना. तो अब जो लीडर्स होते थे वो विलेजर्स को एनकरेज करते थे कि आप लोग सब लोग इधर जो मेन एरिया है टेम्पल के आसपास जो मेन सिटी है वहां पे आके सेटल हो जाओ. तो उनको विलेजर्स को भी एक सिक्योरिटी थी कि हाँ यहाँ पे पूरा भाई फाइटिंग क्लास है, वॉरियर क्लास है, और साथ में सारे लोग साथ रहेंगे तो एक सिक्योरिटी रहेगी, ठीक है. और आर्मी की इजीली अवेलेबिलिटी भी हो जाएगी. तो इसके कारण क्या हुआ, एक एग्जांपल है कि उरुक जो है, जो कि वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल टाउन्स है, वहां पे हमने बहुत डिपिक्शन देखी है आर्म हीरोज की, जिनको पकड़ा जाता था उन विक्टिम्स की, और बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क करने के बाद, आर्कियोलॉजिकल वर्क करने के बाद हमें पता चलता है कि अराउंड 3000 BCE उरुक जो है वो बहुत फैल गया था, ठीक है, अराउंड 250 हेक्टेयर्स तक. ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं जितना हमारा मोहेंजोदारो वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन उससे डबल था,
ठीक है। और बहुत सारे विलेजेस जो है सारे के सारे आसपास आके सेटल हो गए, और जो भी दूर के विलेजेस थे वहां से उन्होंने छोड़ दिया और इस एरिया में आके सेटल हो गए, और पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज हो गई थी। उरुक जो है, अब इन लोगों ने अपने चारों तरफ एक डिफेंसिव वॉल बना ली। ठीक है, एक डिफेंसिव वॉल बना ली ताकि कोई ऐसे अटैक ना कर सके, फॉर सेफ्टी एंड डिफेंस पर्पसेस। और कंटिन्यूसली साइट में लोग आके सेटल हो रहे थे from about 4200 BCE to about 400 CE। और अगर हम देखें ना 2800 BCE तक 400 हेक्टेयर्स एरिया तक ये एरिया फैल गया था। तो लोग क्या बहुत ज्यादा आसपास ही सेटल होने लग गए थे, और इसीलिए ये एरियाज जो है सिटीज के फॉर्म में और डेवलप हो गई विद लॉट मोर पॉपुलेशन। अब जिन लोगों को हमें पता है वॉर तो होता ही रहता था, तो जो वॉर कैप्टिव्स थे उनके साथ क्या करते थे, ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा है कि वॉर कैप्टिव्स को गार्ड सर्वेंट्स के फॉर्म में रखते थे। बट यहाँ पे वॉर कैप्टिव्स और जो लोकल पीपल है उनको टेम्पल के कंस्ट्रक्शन में लगाया जाता था डायरेक्टली बाय द रूलर। ठीक है, या तो दे वर पुट टू वर्क फॉर द टेम्पल, या फिर राजा के अंदर उनको काम करना पड़ता था। तो मतलब एग्रीकल्चर टैक्स जिस तरीके से जरूरी था उसी तरीके से ये काम जरूरी था, टेम्पल कंस्ट्रक्शन और राजा के लिए काम करना। इसके बदले में जिनको पेड राशंस मिलते थे। ठीक है, अपने को कैसे पता, अपने पास लिस्ट बहुत सारी अपने को मिली है जिसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे एक पर्सन का नाम लिखा हुआ है सपोज ए, कि उसको 10 kgs ऑफ वीट दिए गए हैं, इतना मीटर्स ऑफ क्लॉथ दिया हुआ है, इतना लीटर्स ऑफ ऑयल दिया हुआ है, मतलब ऑयल देना है या दिया हुआ है, ये प्रॉपर वो लोग लिख के रखते थे। ठीक है, तो आई थिंक यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि जब हमारे पास इतनी डिटेल्स है इसका मतलब इनको दिया जाता था, है ना, क्या चीज, राशंस। इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट वन ऑफ द टेम्पल्स टुक अराउंड 1500 men working 10 hours a day and 5 years to build। जस्ट इमेजिन कि कितना टाइम लगता था उनको, फिर भी उन्होंने कितना बड़ा किस हिसाब से टेम्पल्स बनाया, यानी टेम्पल की इंपॉर्टेंस। ठीक है, 1500 मैन लगे थे, लगभग 10 आवर्स के लिए सब काम करते थे, फिर भी 5 इयर्स लगे थे इनको वो कंप्लीट करने के लिए। तो रूलर्स जो है वो कमांड करते थे कि आप स्टोन्स लाओगे, मेटलोर्स वगैरह लाओगे, ब्रिक्स, ये सारी चीजें जो है टेम्पल बनाने के लिए आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो दूर की कंट्री से लानी पड़े। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो है कि ट्रेड थी, बट इसके अलावा टेक्निकल एडवांसेस भी तो बहुत थी, क्योंकि ब्रॉन्ज टूल्स आ गए थे। हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, ब्रॉन्ज टूल्स जो है कॉपर और टिन को मिला के बनते हैं। बहुत सारे क्राफ्ट आइटम में ये लोग यूज करते थे, इवन इनके जो वेपन्स वगैरह होते थे उसमें भी ये लोग क्या करते थे, उसमें भी ये लोग ब्रॉन्ज का यूज करते थे। ठीक है, जैसे अपने पास कुछ बुक में एविडेंस, मतलब बुक में कुछ पिक्चर्स वगैरह दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है इन द लोअर सीन, लाइक एक सीन में आप देखोगे कि वो एंड एरो है, और जो हीरो है वो मतलब लाइन पे जीत जाता है थ्रू द स्पेयर्स। तो ऐसा माना जाता है स्पेयर्स में आगे वाले हिस्से पे ब्रॉन्ज जैसे लगाए जाते, और क्राफ्ट आइटम भी इसके बहुत सारे बने हुए होते थे। तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल इंगेज थे बेसिकली इन सब चीजों में। चाहे अगर हम देखें टेम्पल्स के कंस्ट्रक्शन में हो, तो भाई सूटेबल वुड हमें पता है यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, दूर से लाते थे। और वुड तो स्ट्रॉन्ग चाहिए ही। क्यों स्ट्रॉन्ग चाहिए वुड? ऑब्वियसली इसीलिए स्ट्रॉन्ग चाहिए क्योंकि रूफ को पूरा उनको मतलब हैंडल करके रखना, पूरा का पूरा जो वेट होगा किसका, रूफ का, वो उन पे आएगा। और हमें पता है मेसोपोटामिया में जो वुड अवेलेबल था वो जनरली सॉफ्ट वुड जैसा था, तो दूर से वुड लाना, फिर उसका प्रॉपर कंस्ट्रक्शन में यूज होना। टेम्पल वॉल्स में अलग अलग टाइप की पेंटिंग्स थी, कलरफुल तरीके से वो लोग उसको डिजाइन करते थे। हमारे पास ये भी बहुत सारे एविडेंसेस है कि स्कल्पचर्स वो लोग बहुत अच्छे बनाते थे। और बहुत बार तो चीजें जो है इंपोर्ट की हुई चीजों से बने, इंपोर्टेड स्टोन वगैरह से इन्होंने बनाया हुआ है, क्योंकि बहुत जो यहाँ पे अवेलेबल चीजें थी उसमें इतनी आसानी से या इतना स्ट्रॉन्ग बन नहीं पाता था, इसलिए। और उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हम जो बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांस इन लोगों ने देखा, दैट वाज बेसिकली that was relating to the potter's wheel।
पॉटर्स व्हील एक्चुअली बहुत बड़ा डेवलपमेंट है इनके, अगर हम देखें जो पूरा का पूरा डेवलपमेंटल फेज। क्यों? Because पहले क्या था, as I must have told you earlier also when we were just having a discussion on this chapter, कि when you construct with your hand, suppose when you are making a pot with your hand with the help of clay, तो perfect shape नहीं आती, हर बार अलग अलग shape आएगी और आपको बनाने में भी उसको टाइम लगता है। जबकि अगर आप पॉटर्स व्हील है उसको आपने घुमाया, उस पर आपको प्रोफिशिएंसी है, तो आप जल्दी जल्दी पॉट्स बना लोगे और ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म टाइप बनाओगे, डजन्स ऑफ पॉट्स आप बना लोगे, you can say similar pot बना लोगे and with a very in a very short span of time, है ना। तो इसीलिए ये भी एक ग्रेट डेवलपमेंट था अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ कि इनकी जितनी भी डेवलपमेंटल फेजेस, ठीक है। अब हमने ये जितनी भी चीजें पढ़ी है क्लास, हमने उरुक की पढ़ी है, ओके। जब हमने आज की क्लास स्टार्ट की, ऑब्वियसली हम वैसे तो जनरलाइज वे में वॉरफेयर की बात कर रहे थे, फिर हम आ गए थे बेसिकली उरुक पे, कि उरुक जो है वो एक ऐसा टाउन था जो धीरे धीरे बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो गया था। अराउंड हम देखेंगे 2800 BCE के अराउंड कैसे एक्सटेंड हो गया था इसका एरिया 400 हेक्टेयर्स तक, उसके पहले अराउंड 250 हेक्टेयर्स तक था, और 250 हेक्टेयर्स होने के बाद भी हमें पता है कि धीरे धीरे यहाँ पे और सेटलमेंट होती रही और लोग आते रहे और सेटल होते रहे। और उसके बाद जब वॉर होती थी तो उन लोगों को पकड़ के ये लोग क्या करते थे, उन लोगों को पकड़ के ये लोग बोलते थे या तो आप टेम्पल के कंस्ट्रक्शन में लग जाओ या फिर आप राजा के अंदर काम करो एज गार्ड्स और as labor, whatever they thought was more necessary। और इनको टैक्सेस देने होते थे जनरल लोगों को, एग्रीकल्चर टैक्स तो देने ही होते थे, उसके अलावा राजा के लिए और टेम्पल्स के लिए काम करते थे। टेम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे, बहुत बड़े बड़े बनाए जाने लग गए थे, और क्योंकि इसके आसपास लोग आके सेटल हो गए थे डिफेंसिव पर्पसेस के लिए, या ये एक बहुत डेवलप्ड एरिया हो गया था, इन्होंने डिफेंसिव वॉल बना ली थी। फिर ये लोग बोल रहे हैं कि टेम्पल्स में अगेन एज वी सी की टेम्पल्स जो हैं हमारे, दे वर कंस्ट्रक्टेड इन वेरी बिग इन साइज, बहुत कलरफुल बनाया जाता था, उनको डिजाइनिंग होती थी, दूर दूर से बनाने के लिए मटेरियल लेके आए जाते थे, ब्रॉन्ज की चीजें यूज होती थी। फिर इनका क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन हो गया था। ब्रॉन्ज में अगर हम देखें तो ब्रॉन्ज कॉपर एंड टिन को मिला के अलग अलग क्राफ्ट आइटम बनते थे। एंड देन जो एक और बहुत बड़ा डेवलपमेंट था वो था पॉटर्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट उरुक। अब हम नेक्स्ट उरुक और से पढ़ने से पहले क्योंकि हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं एंड ऑल्सो बिकॉज आफ्टर दिस टॉपिक दिस वन block is given in your book on your page number 39 regarding the Mesopotamian Sea, ठीक है। ये पढ़ लेते हैं हम, और तो ताकि मेसोपोटामियन सी हमें क्लियर हो जाएगी एंड उसके बाद हम उसके आगे पढ़ेंगे। अब देखो, इफ यू चेक आउट दिस मेसोपोटामियन सी, इंडिया में अगर इसे हमें पता है हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी बहुत सारी सील्स मिली हैं, तो इंडिया में भी अर्ली स्टोन सील्स वर स्टैम्प्ड इन मेसोपोटामिया अंटिल द एंड ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम। सिलेंड्रिकल स्टोन की सील्स जो है वो हमें मिली है, जो पियर्स डाउन होती है एट द सेंटर, वर फिटेड विद अ स्टिक एंड रोल्ड ओवर अ वेट क्ले सो दैट कंटिन्यूअस पिक्चर वाज क्रिएटेड, ठीक है। एज आई थिंक हमने पहले भी व्हेन वी वर जस्ट डिस्कसिंग दिस टॉपिक वी हैड अ डिस्कशन ऑन इट। अगेन जस्ट रिमाइंड यू पीपल, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज अ काइंड ऑफ स्टिक, है ना। और ये जो है दिस इज समवेयर यू कैन सी कि इट इज पियर्स डाउन द सेंटर के थ्रू पियर्स डाउन है ये, एंड इसको उसके बाद ये लोग क्या करते थे, इसके बाद इसको ये लोग रोल कर लेते थे, ठीक है। रोल करते थे कैसे, इनके पास सबसे पहले ये लोग लेते थे एक सील, ठीक है, क्ले की ले लेते थे, वेट क्ले, ठीक है।
उसके बाद क्या करते थे, ये वाला जो इनका सील है, सिलेंड्रिकल सील, जिसमें यू कैन सी कि यहाँ पे भी किसी भी सील में देखोगे तो ऐसे स्पेस था जिसके बीच में एक छोटी सी स्टिक जैसे डाल देते थे ये, और उसके बाद इसको क्या करते थे, इसको रोल करते थे। किसके ऊपर? वेट क्ले के ऊपर। जब वेट क्ले के ऊपर आप इसको क्या करोगे, स्क्रॉल करोगे ना, यानी कि आपने इसको गोल गोल घुमाया है, यहाँ से स्टिक पकड़ के गोल घुमाया, तो आपका एक कंटिन्यूअस काइंड ऑफ कोई भी जो भी ये बनाना चाहते थे वो ऐसे करके बन जाता था। ठीक है, किस पे? क्ले के टैबलेट पे। और ये फिर उसके बाद सॉलिडिफाई हो जाता था, और ऑब्वियसली सॉलिडिफाई होने के बाद क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई होने के बाद ये अपने पास ऐसे इंटैक्ट रह जाएंगे। ठीक है, सो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन क्लियरली कितने कोई इजी सी चीज नहीं थी, दे आर ड्राइंग्स लॉट ऑफ पिक्चर काइंड ऑफ थिंग। हमने पहले भी पढ़ा था पिक्चर, पिक्टोग्राफी किस टाइप के ये लोग यूज करते थे बहुत सारे। तो ये क्या करते थे कि जो क्ले के टैबलेट्स जैसे होते थे, वेट क्ले, उसके ऊपर ये सिलेंड्रिकल स्टोन सील्स जो हैं जिनके बीच में स्टिक होती थी, उसको रोल कर देते थे और एक कंटिन्यूअस पिक्चर बन जाती। ठीक है, ऐसे सुनने में सिंपल लग रहा होगा, बट जस्ट इमेजिन बहुत मुश्किल है ये। दे वर कार्व्ड बाय स्किल्ड क्राफ्ट्समैन। एक सिंपल सी चीज बताओ, इफ आई गिव यू अ पीस ऑफ स्टोन एंड आई टेल यू कि इसके ऊपर यू हैव टू मेक एनी वन पर्टिकुलर पिक्चर, कोई भी पिक्चर का मैं आपको बोल देती हूँ उस पे, इफ यू यूज सर्टेन काइंड ऑफ टूल्स यू विल सी कि आप स्टोन पे अगर करोगे तो जरूरी नहीं है जैसा आप बनाना चाहते हो वैसा ही बनेगा, कुछ हिस्सा टूट जाएगा, कुछ ठीक से नहीं बनेगा। तो इट इज रियली यू कैन से डिफिकल्ट थिंग टू डू ऑन स्टोन। कैसे छोटी छोटी ये लोग शार्प चीजें यूज करके प्रॉपर जो भी ये बनाना चाहते थे वो बनाते होंगे। कौन? जो स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन थे वो, नॉट एवरीवन। और उसके बाद इनमें हमने देखा बहुत बार राइटिंग भी होती है, कुछ कुछ चीजें लिखी होती है। स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो नेम ऑफ ओनर, हिज गॉड, हिज ऑफिशियल पोजीशन एक्सेट्रा। यानी अगेन हम देख सकते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था कि ट्रेड के रिकॉर्ड के लिए ही चीजें स्टार्ट हुई थी बहुत ज्यादा। तो ये क्या करते हैं, उस पे जनरली ऑब्वियसली जो ओनर है उसका नाम होता है, गॉड को क्योंकि ये लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते थे इसीलिए, और उसकी ऑफिशियल पोजीशन क्या थी। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें कहाँ लिखी हुई होती थी? सील पे लिखी हुई होती थी। ठीक है, अब ये लोग क्या करते थे, ये जो सील है इट कुड बी रोल्ड ऑन क्ले कवरिंग द स्ट्रिंग नॉट ऑफ अ क्लॉथ पैकेज और द माउथ ऑफ अ पॉट। ठीक है, कीपिंग द कंटेंट्स सेफ। इसका मतलब क्या है कि वो लोग क्या करते थे, सपोज एक क्लॉथ का पैकेज उन्होंने बांध दिया है, कोई भी जो सामान बीच में, या फिर सपोज पॉट में कोई चीज डाली है, तो उसको ऊपर से जब क्लोज करेंगे ना स्ट्रिंग नॉट या उस तरीके से किसी भी चीज से, उसके ऊपर ये लोग ये जो क्ले वाला था उसको बेसिकली इस हिसाब से उसको उसमें लगा देते थे कि अगर कोई उसको खोलने की कोशिश करे ना तो वो क्ले का जो भी टैबलेट है वो थोड़ा सा खराब हो जाएगा। तो जो सामने वाले उसको पता चल जाएगा कि कुछ ये जो पैकेज है इसमें से निकालने की कोशिश किया है, उसको कहीं ना कहीं टैम्पर किया गया है। ठीक है, तो अ सील कुड बी रोल्ड ऑन अ क्ले कवरिंग ऑन अ क्ले covering the string knot of a cloth package or the mouth of the pot. ठीक है, keeping the content safe. When rolled on a letter written on a clay tablet, it became a mark of authenticity. यानी अगर लेटर जैसा है क्ले टैबलेट के ऊपर तो उसको एक आपकी मार्क ऑफ ऑथेंटिसिटी कि हाँ ये इसी पर्सन की चीज है, इसी को जानी है, इसने प्रोड्यूस किया और इसने सेंड किया। सो क्लियरली हम देख सकते हैं कि चीजें डेवलप की यहाँ पे, और ये जो चीजें हैं सील्स वगैरह, ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि एक काफी डेवलप्ड सिविलाइजेशन उस टाइम पीरियड की थी, ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। क्योंकि सील वगैरह जो है ये क्लियरली हमें दिखाते हैं कि एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी थी, एक सिटी थी, एक अर्बन लाइफ वाली एरिया थी, और
सिटी ड्वेलर्स की जनरल जो लाइफस्टाइल है वो कैसी थी, ट्रेड कैसे करते थे, ये सारी चीजें जो है ये अपने को क्लियरली पता चल जाती है थ्रू दीज थिंग्स। ओके, तो ये तो है अबाउट हम जो बोल सकते हैं क्लियरली अबाउट जो सील्स डेवलप हुई थी, ठीक है। और ये जो मेसोपोटामियन सील है इसको इसीलिए हम बोलते हैं एक तरीके से अर्बन आर्ट मतलब आर्टिफैक्ट है, अर्बन एरिया की एक सिंबलाइजेशन है, ठीक है। अब अगर हम इसी से रिलेटेड और भी जैसे इनके बाकी सिलेंड्रिकल सील वगैरह की जो हम बात करते हैं, तो यू कैन सी in your book on page number 38 few things are shown। अगर हम पहली पिक्चर देखें तो बेसिकली बसाल्ट से रिलेटेड स्टोन स्लैब है जिसपे कुछ चीजें इंस्क्राइब की गई है। आप अगर क्लियरली देखो तो हेड बैंड है, वेस्ट पे भी बैंड है और लॉन्ग स्कर्ट जैसी पहनी हुई है जिसको रिप्रेजेंट किया है। और अगर कुछ सीन्स में ऐसा दिखाया हुआ है कि लायन को अटैक किया है इस पर्सन ने विथ ह्यूज बो एंड एरो, और फाइनली ऐसे दिखाया हुआ है कि ही वाज एबल टू किल द लायन। तो somebody it is depicting somebody who is very powerful and is even killing lion with a spear, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें एक और जो अपने को पिक्चर दिखाई हुई है, दिस इज द इम्प्रेशन ऑफ अ सिलेंड्रिकल स्लीप अराउंड 3200 BCE के टाइम पीरियड की है। अगर आप देखो ना इसमें दिखाएंगे एक बियर्डेड मैन है और ऑब्वियसली ही इज स्टैंडिंग बेसिकली हैविंग लॉट ऑफ यू कैन से अथॉरिटी जैसा, ठीक है। और लगभग वैसी ड्रेस और हेयर स्टाइल दिखाई हुई है जैसा ऊपर अभी हमने जो बात की थी ना स्टोन स्लैब वाले में, उसी टाइप का सेम टाइप की हेयर स्टाइल और सेम टाइप का ड्रेस पहना हुआ है। और उसके बाद इन्होंने ये दिखाया है कि 3 प्रिजनर्स हैं वॉर के, उनके आर्म्स जो है वो बंधे हुए हैं और एक और पर्सन है जो बेसिकली वॉर लीडर जो है उससे रिलेटेड है। सो अगेन इसमें यानी इससे हमें क्या पता चलता है, अगेन अगर दिखाया है उन्होंने स्लीप पे तो अपने को क्लियर है कि ऐसे वॉर होते होंगे और जो कैप्टिव्स होते होंगे ऑब्वियसली उनको कैसे ट्रीट किया जाता होगा, और जो लीडर्स है या हीरो है उनको ऑलमोस्ट सेम टाइप से दिखाया जाता था, या हो सकता है इसमें जिस की बात की हुई है वो सेम पर्सन को इम्पोर्टेंस दिखा रहे हैं कि ये वाला जो पर्सन है ये ऐसा था, ठीक है। एंड उसके बाद हम बोलेंगे कि जो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कुछ तो ऐसा है जो कैप्टिव्स को समवेयर थोड़ा सा उनको अपने अंडर कंट्रोल कर रहे हैं, एक लीडर है और एक है जो लीडर मतलब इन प्रिजनर्स को लीडर तक ला रहा है, ठीक है। तो these are again telling us what was the kind of lifestyle that happened during that time, okay। अब ये हमें पता चल गया पूरी क्या डेवलपमेंट थी, वॉरफेयर कैसे इंपॉर्टेंट था एंड ऑल दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स। अब जब अपनी नेक्स्ट क्लास में आएंगे, आज हमने उरुक के बारे में पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास में हम उर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी से रिलेटेड हम उसके बाद में मारी के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। एंड हम इसमें कुछ और चीजों के बारे में पढ़ेंगे रिलेटिंग टू द काइंड ऑफ मैरिज एंड फैमिली लाइफ जो उस टाइम पे होती थी, ठीक है। तो लेट अस डू वन थिंग, सिस्टम ऑफ मैरिज एंड फैमिली जो है वो अभी ही कर लेते हैं बिकॉज दिस इज यू कैन से अ स्मॉल टॉपिक एंड नॉट दैट वेरी डिफिकल्ट। अगर हम देखें कि सिटी में लाइफ कैसे होती थी तो ऑब्वियसली ऐसा सेक्शन एक डेवलप हो गया था जो रूलिंग एलीट था, जो रूल करता था और बाकी कॉमन पीपल जैसे। तो ऐसे लगता था कि एक स्मॉल सेक्शन है सोसाइटी का जिसके पास ज्यादा पैसे आते थे और बहुत सारे वेल्थ उनके पास था, ठीक है। तो ये हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि जो ये अपने पास एविडेंसेस मिले हैं इनॉर्मस रिचेस के, ज्वेलरी, गोल्ड वेसल्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, व्हाइट शेल्स, लेपिस लजुली, ये सारी चीजें जो हैं और सेरेमोनियल डेगर्स जो हैं
ये जैसे कोई किंग या क्वीन जब डाई करता है तो उसके साथ बरी करते थे, बट ऑर्डिनरी पीपल की ये चीजें नहीं होती थी, बहुत कॉमन चीजें जैसे मे बी पॉट और समथिंग इस तरीके की चीजें होती थी, पर जो रिच पीपल होते थे या मे बी जो रूलिंग एलिट होते थे उनके साथ स्पेशल चीजें बड़ी की जाती, ठीक है। अब यहाँ पे we'll do this in detail again if because maybe a little time is left for this class, but we'll do it briefly now and then in our next class we'll again discuss it and then move. So अपने पास कुछ लीगल टेक्स्ट है जिसमें हमें कुछ इनहेरिटेंस मैटर्स से रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट्स भी हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या होता है, प्रॉपर्टी किसको मिलती है उस हिसाब से, ओके। बट यहाँ पे अगर सोसाइटी की बात करें तो जनरली ऐसे हमें मिलता है कि न्यूक्लियर फैमिली, मैन, हिज वाइफ एंड जो चिल्ड्रन है उनका बेसिक नॉर्म था कि न्यूक्लियर फैमिली होती है। बट हमारे पास बहुत एविडेंस है कि जो मैरिड सन है वो अपनी फैमिली के साथ ही अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, ठीक है। फादर हेड ऑफ द फैमिली होते थे और मैरिज से रिलेटेड हमें कुछ चीजें पता है, वो है कि एक टाइप ऑफ डेक्लेरेशन किया जाता था जिसमें जो ग्रूम के पेरेंट्स है ऑब्वियसली वो बोलते थे कि दे वांट देयर सन टू मैरी द डॉटर ऑफ सम व्हाटएवर जो फैमिली होती थी ग्रूम ब्राइड की साइड की। तो जो ब्राइड के पेरेंट्स अगर कंसेंट दे देते थे मैरिज के लिए तो वो लोग गिफ्ट एक्सचेंज करते थे बिटवीन ग्रूम पीपल एंड द ब्राइड पीपल के बीच में क्या होता था, गिफ्ट एक्सचेंज होते थे, वेडिंग होती थी, गिफ्ट एक्सचेंज बोथ पार्टीज होती थी, टेम्पल ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट था, वहां पे ऑफरिंग होती थी, साथ में वो लोग खाना पीना करते थे। और फिर जब मदर इन लॉ जो है ब्राइड को लेने आती थी तो ब्राइड को उसके फादर जो भी देना चाहते थे वो मिल जाता था, बट फादर का हाउस हर्ड फील्स जो है वो सन के ही होते थे। तो वी कैन सी सर्टन सिमिलैरिटीज बट कुछ डिफरेंसेस है कि मतलब एग्रीमेंट होना चाहिए और मदर इन लॉ जो या ग्रूम साइड के जो लोग हैं वो लोग आते थे और ब्राइड के साइड के पहले एग्री करते थे एंड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है। So this was, you can say, the basic system that was followed in the society where father head of the family होते थे, generally nuclear family follow की जाती थी, but हमारे पास बहुत evidences हैं कि generally जो married couples with their kids जो है अपने parents obviously father के जो son होता था उसके parents के साथ reside करते थे और ऑब्वियसली डिक्लेयर किया जाता था कि अगर ब्राइड शादी करना चाहती है और ग्रूम फैमिली गिफ्ट वो लोग एक्सचेंज वगैरह करते थे और डॉटर एंड सन जो है उनको फादर की प्रॉपर्टी ऐसे मिलती थी। बट एक चीज हम देख सकते हैं कि वैसे फादर का हाउस हर्ड फील्ड वगैरह जो है वो सन को मिलती थी, तो बेसिकली वेल्थ के फॉर्म में जो होता था वो जितना डॉटर को देना चाहते थे वो उस टाइम पे दे देते थे एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है। दिस वाज देयर सिस्टम ऑफ मैरिज एंड फैमिली। और हमने देखा इसमें टेम्पल इंपॉर्टेंट होता था क्योंकि टेम्पल में ही आते थे, वो ऑफरिंग करते थे और पूरा वेडिंग जो है so this is regarding their system of marriage and family life, ठीक है। So this is it for today. In our next class we will be talking about the city of Uruk के बारे में हमने बात कर लिया, Uruk के बारे में बात करें, ठीक है। So if you have any doubt regarding whatever we have done today, you can come up with your problems and we'll discuss and solve all the problems. Okay. So this is it for today's class. Now we'll meet in the next class.